हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक भाग है इतिहास हिस्ट्री, उसका फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ इस चैप्टर का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जो इटली है और जर्मनी है वह वर्तमान समय में किस महादेश के अंतर्गत आता है। ए उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत, बी दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत, सी यूरोप के अंतर्गत, या फिर डी पश्चिमी एशिया के अंतर्गत। तो जो इटली तथा जर्मनी है वह वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरोप महादेश के अंतर्गत इटली तथा जर्मनी वर्तमान में आते हैं। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। अर्थात जो फ्रांस था उस फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। ए हैप्सबर्ग शासन वंश का, बी आर्लिया वंश का, सी बुब्रो वंश का, या फिर डी जारशाही वंश का। तो फ्रांस में बुब्रो वंश की पुनः स्थापना ही वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुब्रो वंश। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ये चारों के चारों संगठन का नाम दिया गया और पूछा जा रहा है कि इनमें से मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ए लाल सेना के संगठन से, बी कार्बोनरी से, सी फिलिक हेटारिया से, या फिर डी डायट से। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बोनरी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। अर्थात जो इटली और जर्मनी एकीकरण करना चाहते थे, लेकिन उसके एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। ए इंग्लैंड, बी रूस, सी ऑस्ट्रिया, या फिर डी प्रसा। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। अर्थात जो विक्टर एमेनुअल थे उन्होंने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्ति दिया था। ए सेनापति के पद पर, बी फ्रांस में राजदूत के पद पर, सी प्रधानमंत्री के पद पर, या फिर डी गृह मंत्री के पद पर। तो काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। और यह जो क्वेश्चन है यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो गैरीबाल्डी थे वे पेशे से क्या थे। ए सिपाही, बी किसान, सी जमींदार, या फिर डी नाविक। तो जो गैरीबाल्डी थे वे पेशे से नाविक थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे, तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक थे। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जो जर्मन राय राज्य था उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। ए लुई 18वां के द्वारा, बी नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा, सी नेपोलियन द्वितीय के द्वारा, या फिर डी बिस्मार्क के द्वारा। तो जो जर्मन राइन राज्य था उसका निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जालवेरिन कैसी संस्था थी। जो जालवेरिन एक संस्था थी तो यह किस प्रकार की संस्था थी। ए क्रांतिकारियों की संस्था थी, बी व्यापारियों की, सी विद्वानों की, या फिर डी पादरी एवं सामंतों की संस्था थी। तो जो जालवेरिन थी यह एक प्रकार की व्यापारियों की संस्था थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यापारियों की। जालवेरिन कैसी संस्था थी, तो जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी।
रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? जो रक्त एवं लौह नीति अपनाई गई थी, यह नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? ए मेजनी के द्वारा, बी हिटलर के द्वारा, सी बिस्मार्क के द्वारा या फिर डी विलियम प्रथम के द्वारा? तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो फ्रैंकफर्ट की संधि थी वह कब हुई थी? ए 1864 ईस्वी में, बी 1866 ईस्वी में, सी 1870 ईस्वी में या फिर डी 1871 ईस्वी में? तो जो फ्रैंकफर्ट की संधि थी वह 1861 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1871 ईस्वी में। 1861 नहीं, 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। नेपलस की क्रांति कब हुई थी? जो नेपलस की क्रांति थी वह कब हुई थी? ये 1820 में, बी 1821 में, सी 1822 में या फिर डी 1823 ईस्वी में? तो जो नेपलस की क्रांति थी वह 1821 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1821 ईस्वी में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ये जो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था यह कहाँ पर हुआ था? ए फ्रांस में, बी ऑस्ट्रिया में, सी हंगरी में या फिर डी इंग्लैंड में? तो जो चार्टिस्ट आंदोलन था यह इंग्लैंड में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। जो यूनान था उस यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? ए 1835 ईस्वी में, बी 1832 ईस्वी में, सी 1842 ईस्वी में या फिर डी 1830 ईस्वी में? तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1832 ईस्वी में ही यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? जो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था, इससे पहले आपने क्वेश्चन में पढ़ लिया है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। तो वो जो कार्बोनरी संगठन था वह किस वर्ष हुआ था? ए 1832 ईस्वी में, बी 1815 ईस्वी में, सी 1810 ईस्वी में या फिर डी 1831 ईस्वी में? तो जो कार्बोनरी संगठन था 1810 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1810 ईस्वी। जो कार्बोनरी संगठन था यह 1810 ईस्वी में हुआ था। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? जो एड्रियानोपुल थी उसकी संधि कब हुई थी? ए 1828 ईस्वी में, बी 1829 ईस्वी में, सी 1830 में या फिर डी 1931 ईस्वी में? तो एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1829 ईस्वी। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो इसकी संधि 1829 ईस्वी में हुई थी। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? इससे पहले तो आपने यह पढ़ लिया कि एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी, तो वह 1829 ईस्वी में हुई थी। लेकिन यह संधि किन दो देशों के बीच हुई थी वह इसमें पूछा जा रहा है। ए तुर्की और रूस के बीच, बी यूनान और पोलैंड के बीच, सी तुर्की और हंगरी के बीच या फिर डी हंगरी और पोलैंड के बीच? तो एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में तुर्की और रूस के बीच हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुर्की और रूस के बीच। सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? जो सेडान का युद्ध था वह किनके बीच हुआ था? ए प्रसा और ब्रिटेन, बी ब्रिटेन और फरसा, सी फ्रांस और प्रसा और डी फ्रांस और रूस? तो जो सेडान का युद्ध था वह फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांस और पर्सा। सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो यह फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? जो पोलैंड का विद्रोह था वह किसने कुचल दिया था? ए रूस ने, बी ब्रिटेन ने, सी ऑस्ट्रिया ने या फिर डी फ्रांस ने? तो पोलैंड का जो विद्रोह था उसको रूस ने कुचल दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस। पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया था। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इससे पहले क्वेश्चन में आपने पढ़ लिया कि 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वह कहाँ हुआ था? ए सोडान में, बी सेडेवा में, सी साइडान में या फिर डी फ्रैंकफर्ट में? तो जो फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था वह सेडान में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेडान। फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसके बीच युद्ध 1870 ईस्वी में भी हुआ था और एक बार 1829 ईस्वी में जो हुआ था वह तो तुर्की और रूस के बीच युद्ध हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेडान।
यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जो यूरोप वासी थे अर्थात यूरोप में रहने वाले वासी थे, उनके लिए किस देश का साहित्य था एवं ज्ञान विज्ञान एक प्रेरणा स्रोत रहा था? ए जर्मनी का, बी यूनान का, सी तुर्की का या फिर डी इंग्लैंड का? तो यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनान। युवा इटली संस्था का विकास किसके द्वारा किया गया था अर्थात किसने किया था? ए मेजनी ने, बी काउंट काबूर ने, सी गैरीबाल्डी ने या फिर डी बीस्मार्क ने? यहाँ बीस्मार्क लिखा हुआ है लेकिन यहाँ होना चाहिए बीस्मार्क ने। तो युवा इटली संस्था का जो विकास हुआ था अर्थात स्थापना हुआ था वह मेजनी ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेजनी ने। युवा इटली का संस्था का विकास किसने किया था? तो उसका विकास मेजनी ने किया था। बीस्मार्क निम्न में से क्या था अर्थात ये 4 प्रकार का बताया गया है कि जो बीस्मार्क थे वे इनमें से क्या थे? ए कवि थे, बी नाटककार थे, सी संगीतज्ञ थे या फिर डी कूटनीतिक थे? तो जो बीस्मार्क थे वे एक प्रकार के कूटनीतिक थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कूटनीतिक। बीस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ थे। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? जो सार्डिनिया पिडमाउंट था उसका शासक कौन था? ए नेपोलियन तृतीय, बी काउंट काबूर, सी विक्टर एमेनुअल या फिर डी विलियम प्रथम? तो जो सार्डिनिया पिडमाउंट था उसका शासक विक्टर एमेनुअल था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विक्टर एमेनुअल। उन्होंने ही उसको बनाया था प्रधानमंत्री, काउंट काबूर को। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? जब यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था तो उस आंदोलन के दौरान ऐसा कौन सा ब्रिटिश कवि था जो कि शहीद हो गया था? ए लॉर्ड बायरन, बी कासूत, सी फ्रांसीसी डिक या फिर डी विलियम प्रथम? तो लॉर्ड बायरन ही एक कवि थे जो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड बायरन। वे एक प्रकार के ब्रिटिश कवि थे। जो जाल वेराइन थी उसकी स्थापना किस राज्य ने की थी? ए प्रसा ने, बी ऑस्ट्रिया ने, सी सार्डिनिया ने या फिर डी फ्रांस ने? तो जो जाल वेराइन थी उसकी स्थापना प्रसा के द्वारा की गई थी अर्थात प्रसा राज्य ने की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रसा। हंगरी की भाषा क्या थी? जो हंगरी थी उसकी भाषा क्या थी? ए इतालवी, बी मैग्यार, सी पोलिश या फिर डी फ्रेंच? तो हंगरी की जो भाषा थी वह मैग्यार थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्यार। हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा मैग्यार थी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? अर्थात जब यूनान का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उस संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? ए रूस की, बी तुर्की की, सी यूनान की या फिर डी फ्रांस की? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुर्की की। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी अर्थात वे हार गए थे। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? जो मारियान थी वह किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? ए फ्रांस देश की, बी रूस देश की, सी इटली के या फिर डी जर्मनी के? तो जो मारियान था वह फ्रांस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांस। फ्रांस ही मारियान के देश का राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? अर्थात जो यूरोपीय सभ्यता था उस सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? ए इटली को, बी फ्रांस को, सी हंगरी को या फिर डी यूनान को? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना जो कहा जाता था वह यूनान को कहा जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूनान को। यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? जो एक्ट ऑफ यूनियन था वह किस वर्ष पारित हुआ था? ए 1688 में, बी 1707 में, सी 1788 में या फिर डी 1807 ईस्वी में? तो जो एक्ट ऑफ यूनियन था वह 1688 ईस्वी में ही पारित हो गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1688 ईस्वी में। एक्ट ऑफ यूनियन 1688 ईस्वी में पारित हुआ था। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? जब 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी तो उस समय जो वहाँ का राजवंश था वह कौन शासन कर रहा था? ए ट्यूडर, बी स्टुअर्ट, सी बुबरो या फिर डी रोमनोव? तो वहाँ का जो फ्रांसीसी क्रांति के समय राजवंश का शासन था वह बुबरो वंश था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुबरो।
नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? जो नेपोलियन संहिता थी वह संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? ए 1789 ईस्वी में, बी 1791 ईस्वी में, सी 1804 ईस्वी में, या फिर डी सी 1801 ईस्वी में, या फिर डी 1804 ईस्वी में। तो जो नेपोलियन संहिता थी वह 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1804 ईस्वी में की गई थी। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? अर्थात जो जर्मनी था उसका एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? ए 1 युद्ध, बी 2 युद्ध, सी 3 युद्ध, या फिर डी 4 युद्ध। तो उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए कुल 3 युद्ध किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 युद्ध। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? अर्थात जो वियना कांग्रेस था उस कांग्रेस के अंतर्गत ऐसा कौन सा राष्ट्र था जो कि सम्मिलित नहीं था? ए ब्रिटेन, बी रूस, सी फ्रांस, या फिर डी जर्मनी। तो वियना कांग्रेस के अंतर्गत ब्रिटेन, रूस और फ्रांस तीनों के तीनों सम्मिलित थे, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। तो जर्मनी एक ऐसा राष्ट्र था जो कि वियना कांग्रेस में सम्मिलित नहीं था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्मनी। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? अर्थात जो वियना कांग्रेस था उस कांग्रेस के अंतर्गत पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? ए रूस ने, बी ब्रिटेन ने, सी फ्रांस ने, या फिर डी ऑस्ट्रिया ने। तो वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना रूस ने ही प्रस्तुत की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस ने। यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया कि यंग इटली के संस्थापक कौन थे? ए जियोबर्टी, बी काबूर, सी मेजनी, या फिर डी गैरिबाल्डी। तो यंग इटली के संस्थापक जो थे वे मेजनी थे, अर्थात उन मेजनी ने ही यंग इटली का स्थापना किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेजनी। फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? अर्थात फ्रांस का ऐसा कौन सा राजा था जिन्होंने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा तो मैं लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? ए लुई 16वां ने, बी नेपोलियन पापा ने, सी ने लुई नेपोलियन ने, या फिर डी चार्ल्स 10वें में। तो जो फ्रांस का ऐसा कौन सा राजा था जिन्होंने यह बात कह दिया था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा मैं तो लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो वह जो राजा था वह चार्ल्स 10वां था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चार्ल्स 10वां ने। चार्ल्स 10वां जो था वही फ्रांस का एक राजा था, उसी ने यह बात कही थी। पर्सा का शासक कौन था? ए नेपोलियन बोनापार्ट, बी नेपोलियन तृतीय, सी विक्टर एमेनुअल, या फिर डी विलियम प्रथम। तो जो पर्सा था उसके शासक विलियम प्रथम ही थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विलियम प्रथम। पर्सा का शासक कौन था? तो पर्सा का शासक विलियम प्रथम थे। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ए रूस को, बी जर्मनी को, सी तुर्की को, या फिर डी यूनान को। तो यह जो क्वेश्चन है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, अर्थात किसे कहा जाता है, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसलिए आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना है कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ए ट्रांसपेडेंट संघ की, बी सी सेल्पाइन संघ की, सी राइन संघ की, या फिर डी इनमें से किसी की नहीं। तो जो नेपोलियन थे उन्होंने राइन संघ की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइन संघ की। नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? अर्थात ऐसा कौन सा संधि था जिस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हो गई थी? ए वियना की संधि के द्वारा, बी कस्तूनतुनिया के संधि के द्वारा, सी प्राग की संधि के द्वारा, या फिर डी एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा। तो इससे पहले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था कि एड्रियानोपुल की संधि के बाद ही यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एड्रियानोपुल की संधि के बाद। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? जो यंग यूरोप था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए काबूर ने, अर्थात काउंट काबूर ने, बी मेजनी ने, सी बिस्मार्क ने, या फिर डी गैरिबाल्डी ने। तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेजनी ने। यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी। नव गुएलेफ आंदोलन कहाँ हुआ था? जो नव गुएलेफ आंदोलन था यह कहाँ पर हुआ था? ए इटली में, बी जर्मनी में, सी फ्रांस में, या फिर डी ब्रिटेन में। तो नव गुएलेफ आंदोलन जो हुआ था वह इटली में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इटली में। नव गुएलेफ आंदोलन इटली में हुआ था।
मेटरनिक कौन था? जो मेटरनिक थे यह कौन था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेटरनिक कौन था? ए ऑस्ट्रिया का चांसलर था, बी प्रसा का चांसलर था, सी फ्रांस का सम्राट था, या फिर डी रूस का जोर था। तो जो मेटरनिक थे वे ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया है। इससे पहले भी आपने पढ़ा था कि कार्बोनरी का संबंध किस संगठन से था। तो कार्बोनरी का संबंध जो संगठन से था वह मेजनीन का संबंध कार्बोनरी संगठन से था, और इसको जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1810 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 1810 ईस्वी में मेजनी के द्वारा कार्बोनरी संघ की स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 1810 ईस्वी में। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? जब 1830 की क्रांति हो गई थी तो उसके बाद फ्रांस में ऐसा कौन सा शासन था जो कि स्थापित हो गया था? ए निरंकुश राजतंत्र, बी संघीय शासन व्यवस्था, सी गणराज्य, या फिर डी संवैधानिक राजतंत्र। तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र की शासन का स्थापना हो गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निरंकुश राजतंत्र। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? अर्थात जो लाल कुर्ती नामक संस्था थी, इस संस्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? ए इसका गठन बिस्मार्क ने किया था, बी काउंट काबूर ने, सी मेजनी ने, या फिर डी गैरीबाल्डी ने। तो जो पेशे से नाविक थे उन्होंने ही लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किया था। तो पेशे से नाविक कौन थे? तो गैरीबाल्डी थे, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी क्या थे पेशे से। तो वे एक नाविक थे। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गैरीबाल्डी ने। गैरीबाल्डी ने ही लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किया था। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? जो राष्ट्रवाद है उस अवधारणा का जन्म ऐसी कौन सी घटना है जिसके बाद इसका जन्म माना जाता है? ए पूर्ण जागरण की घटना से, बी धर्म सुधार आंदोलन से, सी गौरवपूर्ण क्रांति से, या फिर डी फ्रांस की क्रांति से। तो जो राष्ट्रवाद की अवधारणा है वह पूर्ण जागरण की घटना से माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्ण जागरण की घटना से। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो यह भी लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? ए बिस्मार्क ने, बी फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, सी विलियम प्रथम ने, या फिर डी गैरीबाल्डी ने। तो रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क ने अपनाई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिस्मार्क ने। रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क के द्वारा अपनाई गई थी। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चंस एक दो बार और रिपीट करना है तो आप टेलीग्राम चैनल में अवश्य ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। और आपको क्विज भी करवाया जाता है जिसमें आप याद किए हुए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को टेलीग्राम में सर्च कर कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।